Hello students, welcome to Study Circle Academy. We at Study Circle Academy provide you the best teaching methods, online course and video recorded lecture for your examination. So enroll yourself for your successful result in examination. And student, the beginning is always now. So student, हम स्टार्ट करते हैं हमारा इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का जो चैप्टर है साइंस का, राइट? तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं हमारे माइंड में ट्रांसफॉर्मर्स, हमारे माइंड में वायर्स, तरह तरह के इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो ये सभी हमारे माइंड में आते हैं। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक होगा ना आज रीड आउट करने का, दैट इज़ करंट। हम जिसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं बेसिकली करंट के बारे में। और हमारे कुछ टॉपिक आगे डिवाइसेस पे जो यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस, राइट, और आगे जाके हम पढ़ेंगे पावर और हीट के फॉर्मूलेज, तो ये हम सभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, इतना तो हमें क्लियर हो गया है कि इन सभी थ्योरेटिकल पार्ट को समझने के बाद हम डेली लाइफ में समझ सकते हैं कि चार्जेस की क्या इंपॉर्टेंस है, इलेक्ट्रिसिटी की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हमारा आज का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आज हम आपके लेक्चर में, हमारा जो ऑनलाइन क्लास है इसमें आपको अंडरस्टैंड करवाएंगे कि बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा। एक्चुअल में जब आप एग्ज़ाम में लिखने आओगे इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे आपने रिप्रेजेंट करना है, क्या वर्डिंग आपने लिखनी है, इन बातों पे हम फोकस करते हैं। आपको ढेरों सारे यूट्यूब चैनल हैं, आपको गूगल है, वहाँ पे आप सर्च आउट कीजिए, इलेक्ट्रिक सर्किट का मीनिंग आपको पता लग जाएगा। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ सीबीएसई की, कि सीबीएसई में आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे अगर आप पॉइंट्स बना के आंसर लिखेंगे। बेसिकली मेन पॉइंट्स आपके कौन से होंगे जो आंसर में आपको लिख के आने हैं। सो व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? तो बेसिक पॉइंट आपने जो लिखना है, कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, सिंपल। तो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या चीज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली कॉन्टिन्यू, मतलब कॉन्टिन्यू रहेगा, कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, continuous and closed path of an electric current. Continuous and closed path of an electric current is called an electric सर्किट। इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक डिवाइस हो सकती हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, वायर्स हो सकती हैं कनेक्शन के लिए। ऐसा आप लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, लेकिन मेरा आपको ये कहना है कि एग्जामिनेशन में 2022 में जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपका ये वर्डिंग लिखा होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको एग्जामिनर खुश होकर मार्क्स देगा, अदरवाइज आपकी वर्डिंग गलत ना हो जाए। तो कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। तो सबसे पहले तो हमें करंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो बेसिकली हमें पता है कि करंट क्या होता है। करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज कितना चार्ज आपका फ्लो हुआ और गिवन टाइम में कितना आपको टाइम लगा उसके लिए। तो फ्लो ऑफ चार्ज का आ गया Q, टाइम लगा T। चार्ज की जो यूनिट है दैट इज कूलम,
और इसकी यूनिट है सेकेंड, तो दैट इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड। बट एक्चुअल में करंट की एसआई यूनिट को हम बोलते हैं कैपिटल ए, दैट इज एम्पियर। एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में आपके पास हो सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में हमारे पास बेसिकली कितने हो सकते हैं? तो उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भी देखने पड़ेंगे। PUTENTIAL, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना आपने वर्क डन किया एक चार्ज के ऊपर। अमाउंट ऑफ वर्क डन कितने चार्ज, मतलब एक चार्ज टू मूव, कितना उसको आपने मूव करवाना है, दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको समझे कैसे, है ना, समझते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए ये पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है, दिस इज पॉइंट बी। हमें इलेक्ट्रॉन्स लेके आना है यहां पे, तो इलेक्ट्रॉन्स लगा लो या यहां पे चार्ज लगा लो। सपोज करो यहां पे आप लगा लो चार्ज, यहां पे आपका चार्ज पड़ा है। अब इस चार्ज को पॉइंट ए से बी तक ले जाने के लिए, अब ऐसा तो है नहीं कि हम बैठे बैठे ऑर्डर दें भी चल भाई चार्ज फटाफट वहां पे बी के पास चल जा। ऐसा तो नहीं हम इसको कहें भाई ऐसा कर, शताब्दी एक्सप्रेस पकड़, ये ऑटो के पैसे पकड़ और वहां पे अपना बी के पास चल जा। ऐसा तो भी नहीं कह सकते। हम इसको क्या करेंगे, हम यहां पे करेंगे, बेसिकली हमें यहां पे करना पड़ेगा वर्क डन। तो हमें करना पड़ेगा वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। और ये 1 वोल्ट का कब माना जाएगा, जब आपका 1 जाउल का वर्क डन, 1 जूल का वर्क डन 1 कूलम का चार्ज मूव करवाने में लगेगा। दोबारा समझ लीजिए, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कब लगता है, जब 1 जूल का वर्क डन 1 कूलम चार्ज को मूव करवाएगा। यानी कि आपके पास चार्ज है 1 कूलम का और आपका वर्क डन है 1 जूल का, तो आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। तो इसका ये आंसर है। How much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6-volt battery? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन ये आपने उसने दे दिया। 1 कूलम चार्ज है, 6 वोल्ट की बैटरी है, तो मैंने आपको पहले ही बताया। अब यहाँ पे सीधा कर सकते हो, पोटेंशियल सकते हैं कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल टोस्टर। देखने में आपको पता लग जाएगा कैसी होती हैं कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल टोस्टर एज वेल एज इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, ये आपकी एक तरह से कॉइल हो सकती है। इलेक्ट्रिकल टोस्टर जो होता है, जहां पे आप टोस्टर वगैरह बनाते हो, ये कॉइल्स होती हैं उनकी। ठीक है, तो ये प्योर मेटल की नहीं बनी होती, ये आपकी एक तरह से बनी होती है, जैसे ये देखिए, राइट, ये जो कॉइल्स होती हैं, ये कॉइल जो होगी, इनके अंदर जो कॉइल्स होती हैं, कहते हैं प्योर मेटल की नहीं बनी होती। अगर आप इलेक्ट्रिकल आयरन की बात करो तो उसमें ऐसा होगा, देखो, तो इलेक्ट्रिकल आयरन की जो कॉइल होगी वो ऐसी होगी, राइट, कॉइल। अगर इसको ओपन करके देखें
तो ये प्योर मेटल की जगह अलॉय की बनी होती हैं। ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ा रीज़न जो आपने एग्ज़ाम में लिख के आना है, वो अभी के अभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ अपनी अपनी कॉपी पे लिख भी लो, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, आपके एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो क्वेश्चन का जो आंसर है, आपका क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन फोर्थ का आंसर, तो इसके आंसर में हम ये दे सकते हैं कि कॉइल जो है उनकी वो ऐसे ही होती है। सबसे बड़ा रीज़न फर्स्ट ये देखना है कि रजिस्टिविटी अलॉय की बहुत ज़्यादा होती है प्योर मेटल से। सेकंड पॉइंट में अलॉय की ऑक्सीडेशन नहीं होती, इजीली बर्न नहीं होती है एट हाई टेम्परेचर व्हेन इट इज़ एट रेड हॉट। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, दो रीज़न आपने एग्जाम में लिखने हैं। फर्स्ट रीज़न में रजिस्टिविटी ऑफ अलॉय की, रजिस्टिविटी अलॉय की much higher than that of pure metal, much higher than that of pure metal। तो इनकी जो रजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है। सेकंड रीजन में आप ये कह सकते हो स्टूडेंट कि अलॉय डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। जो अलॉय है कि अलॉय की ऑक्सीडेशन भी नहीं होती। तो ये दो जेन्युइन रीजन है जिसमें आप इसका आंसर दे सकते हो। फर्स्ट, रजिस्टिविटी ऑफ अलॉय मच हायर देन दैट ऑफ ए प्योर मेटल। सेकेंड पॉइंट में अलॉय डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, ये आप इसका आंसर कह सकते हैं। यूज द डाटा इन टेबल 12.2 to answer the following: which among iron and mercury is a better conductor? तो बताना है कि मरकरी और आयरन में बेटर कंडक्टर कौन सा है। विच मेटेरियल इज ए बेस्ट कंडक्टर? तो चलिए इसका आंसर टेबल 12.2 की तरफ चलते हैं पहले। तो टेबल 12.2 पे आगे, इस टेबल 12.2 को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि समझने में हमें थोड़ा इजी हो जाए। चलिए अब टेबल को हम यहाँ पे रख लेते हैं और क्वेश्चन की तरफ दोबारा चलते हैं। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। वो कहता है, यूज द डाटा इन टेबल 12.2 आंसर द फॉलोइंग, विच अमोंग आयरन एंड मर्करी इज अ बेटर कंडक्टर। तो आप याद रखिए, बेटर कंडक्टर तो वो होता है जिसकी रजिस्टिविटी लो होगी। मेरे पॉइंट को समझिए, बेटर कंडक्टर वो होगा जिसकी रजिस्टिविटी कम होगी, यानी कि दोज कंडक्टर विच हैज लेस रजिस्टिविटी आर बेटर कंडक्टर्स। तो चलिए अब टेबल को अगर हम एनालिसिस करते हैं तो यहां पे अगर हम देखें बेटर कंडक्टर कौन हो सकता है। कंडक्टर के केस में सबसे ज्यादा रजिस्टिविटी आती है मरकरी। एक ये मरकरी आ रहा है, 94 आ रही है इसकी। आयरन की भी पूछा है, आयरन की कितनी आ रही है, 10। तो मैंने आपको स्टूडेंट अभी बताया ना, जितनी ज्यादा रजिस्टिविटी उतना ही खराब कंडक्टर, जितनी कम कंडक्टिविटी सॉरी जितनी कम रजिस्टिविटी उतना बेटर कंडक्टर। तो यहां पे हमारा आंसर साफ है। अब हमें पता लग रहा है आयरन, यस शाबाश, आयरन इज बेटर कंडक्टर। आयरन जो है आपका
वो बेटर क्या है, बेटर कंडक्टर। अगर आयरन बेटर कंडक्टर है बिकॉज रीजन ड्यू टू इट्स लो रेजिस्टिविटी, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है, लो, ड्यू टू इट्स लो रेजिस्टिविटी। चलिए अब हम बात करते हैं इंसुलेटर की। तो उसमें इंसुलेटर चलो पूछा नहीं, अब क्वेश्चन जो सेकंड पॉइंट उसने पूछा है वो देखते हैं। विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर, तो सबसे ज़्यादा लो रेजिस्टिविटी देखते हैं भाई किसकी है, सिल्वर। देखो सिल्वर की सबसे ज़्यादा कम रेजिस्टिविटी है ना, सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि सिल्वर हैज़ हाई कंडक्टिविटी। तभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिल्वर की वायर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत कॉस्टली होती हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे उसको यूज़ नहीं करते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट आने जा रहे हैं न्यूमेरिकल बेस पे, अनसोल्व करेंगे अभी आज हम। यस, क्वेश्चन आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रियली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना है, सारी रिप्रेजेंटेशन देनी है कुछ इस तरह से। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले विद पेशेंस, डिटर्मिनेशन एंड पूरी डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ। हम सबको हार्ड वर्क करना है, और इस मुश्किल दौर में जो हमारे ऊपर आया है, जो हम ऑफलाइन क्लास नहीं लगा पा रहे हैं, 4-5 दिन के लिए की बात है, उसके बाद हमारी नॉर्मल एकेडमिक वर्क हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल ऑनलाइन में हमें इसको प्रॉपर हार्ड वर्क से करना है, राइट। चलिए आप मेरे साथ हार्ड वर्क कीजिए। ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम of circuit consisting of a battery of 3 cell of 2 volt each। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे डायग्राम इसका कैसे बनेगा वो देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन रेजिस्टेंस आपका वाटर फिल्टर का दैट इज 500 ओम, तो ये आपका R3 है। तो आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखना है 1/RP करके, 1 डिवाइडेड बाय RP, दैट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/100, 1/50, 1/500। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास 1/RP की जो वैल्यू आती है, 1/RP की जो वैल्यू आती है, आप कैलकुलेशन से सॉल्व कर लेना, वो आपके पास आती है 16/500 ओम। तो RP की जो वैल्यू आती है ऑपोजिट कर दीजिए, दैट इज 500/16 ओम, विच इज इक्वल टू 31.25 ओम, राइट, दैट इज 31.25 ओम। तो उसने ये कहा आपकी कि रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक आयरन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल हो गया जब कनेक्टेड में हो रहे हो। तो बेसिकली आपको पता करना था करंट, आपको नेक्स्ट सिचुएशन में पता करना था करंट। करंट क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर। अब वोल्टेज कितनी है 220 और रेजिस्टेंस कितना है 31.25, कैलकुलेशन करके आपको आंसर आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इन पैरेलल विद अ बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसको हम करते हैं यहाँ से। स्टूडेंट, हमारे घरों में जो स्विचेस होते हैं वो सभी पैरेलल में कनेक्ट होते हैं,
पैरेलल में ऐड करने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि अगर आपका एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप कर जाता है वर्किंग करना, तो आपके बाकी के इलेक्ट्रिक अप्लायंस खराब नहीं होते हैं। मान लीजिए अगर आपका फ्रिज में कोई वोल्टेज का कोई प्रॉब्लम आ गई या फ्रिज की स्पार्किंग हो गई, तो आपके फैन वगैरह, एसी वगैरह, टेबल फैन, लाइट्स, ये सभी खराब नहीं होते हैं। और पैरेलल सर्किट में हर एक के पास अपना अपना स्विच होता है। जैसे फैन का अपना स्विच है, एसी का अपना स्विच है, मोटर का अपना स्विच है, लाइट ऑफ ऑन करने का अपने अपने स्विच हैं। और पैरेलल में हमेशा आपकी वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, यानी कि 220 वोल्टेज आपकी कांस्टेंट रहती है। पैरेलल कनेक्शन में और सबसे जो बेनिफिट वो ये है कि आपका रेजिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो जाता है और आपको बेटर करंट मिलता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा रीज़न अगर आपको एग्जाम में लिख के आना है तो आप उनको पॉइंट्स बना के लिख के आ सकते हो कि पैरेलल सर्किट का हमें क्या बेनिफिट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। पैरेलल सर्किट यूज्ड इन हाउस होल्ड। सबसे बड़ा रीज़न तो इसमें यही कह सकते हैं कि देखो जी, पैरेलल केस में अगर हम फ्रिज, पखे वगैरह या फैन कुछ भी इनको जोड़ते हैं, अगर एक चीज़ खराब होती है तो दूसरी नहीं होती, नंबर 1 रीज़न। नंबर 2 पे हम कह सकते हैं कि वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है, वोल्टेज सेम रहेगी। नंबर 3 पे कह सकते हैं अपने अपने स्विच होंगे, फैन का अपना स्विच है, मोटर का अपना स्विच है। और हम ये लास्ट में ये पॉइंट सबसे बड़ा रीज़न ये दे सकते हैं कि पैरेलल केस में आपका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न हम यहाँ पे ये दे सकते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ कैन 3 resistors of resistance 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm? ठीक है, तो ये जो दो क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि इसको हम कॉपी करते हैं। आप बाकी क्वेश्चन को इतने फोकस करें ना करें, ये दो क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करने पड़ेंगे, बिकॉज फाइनल एग्जामिनेशन में ही ऐसे आपको क्वेश्चन फेस करने को मिल जाएंगे। ये देखिए, तो ये जो दो क्वेश्चन है आपके, हाउ कैन 3 रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहले वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और दूसरे वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे यहाँ पे लिखने में कोई कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं रहेगी कि ये क्वेश्चन आपके श्योर हैं, मतलब जो एग्जाम में आते ही आते। तो इन्हीं क्वेश्चन को तो हमने आज यहाँ पे कंप्लीट करना है। चलिए बात करते हैं। 3 रेजिस्टेंस हैं आपके पास, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। आपको पहले किस तरह से जोड़ना है कि आपका रेजिस्टेंस 4 ओम का आ जाए और नेक्स्ट केस में कितने का आ जाए, 1 ओम का आ जाए। चलिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास पहला रेजिस्टेंस गिवन है 2 ओम का, हमारे पास दूसरा रेजिस्टेंस गिवन है 3 ओम, हमारे पास थर्ड रेजिस्टेंस गिवन है 6 ओम। अब हमें कैलकुलेट करना है पैरेलल केस में कि कितना आपको लेके कितना आना है, 4 लेके आना है। तो अगर आपको 4 लेके आना है तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वे हैं। या तो तीनों को प्लस करके देख लो, अगर प्लस कर रहे हैं तो 4 किसी भी कंडीशन में नहीं आ रहा है। तो अगर किसी दो को पैरेलल कर दें और एक को सीरीज में रख लें तब भी ठीक है। हम ऐसा करके देखते हैं, अगर हम R2 और R3 को पैरेलल में रखें और R1 को सीरीज में रखें, यहाँ पे ये लिखेंगे वी विल कंसीडर, हम ये यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं R2 एंड R3 कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगर इसको पैरेलल करते हैं तो आपको पता है कि 1/RP
दैट इज इक्वल टू 1/R2 1/R3। तो 1/3 प्लस 1/6 दैट इज एल्सियम लेके आ गया बेटा 6, ऊपर आ गया 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो 1/RP इक्वल टू 1/2। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं RP की ऊपर जाके तो वो कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम RP एंड R1 ज्वाइन इन कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में करते हैं तो आपके पास टोटल सीरीज कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं R1 प्लस RP। R1 की वैल्यू 2 थी, RP की वैल्यू 2 आ रही है, आंसर कितना आ रहा है 4 ओम, जो कि हमारा फर्स्ट आंसर आ चुका है। हमें चाहिए कितना था यहाँ पे, हमें चाहिए था 4 ओम का रेजिस्टेंस, जो कि हम लेके आ चुके हैं। अब हमें 1 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। अब हमें 1 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, तो अगर हम तीनों को ही पैरेलल में रख के देख लें, अगर हम तीनों को पैरेलल में रख के देखते हैं, सपोज कीजिए सेकंड पार्ट में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन किन किन का, 1/R1 1/R2 1/R3। तो R1 की वैल्यू ऊपर आ रही है 2 3 6, तो यहाँ पे आ गया 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। नीचे एलसीएम हो गया 6, 2 3 जा 6, ऊपर 3 2 1। आंसर इज 6/6 कैंसिल होके 1, आंसर इज 1 ओम। ये सिंपल आपका आंसर है, दैट इज 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स 4 ओम 8 ओम 12 ओम एंड 24 ओम। इसमें भी आपको हाईएस्ट ढूंढना है और आपको क्या ढूंढना है, लोएस्ट। तो सिंपल सी बात में स्टूडेंट, इसका मैं आपको हिंट दे देता हूं। अगर आपको हाईएस्ट ढूंढना है तो सबको सीरीज में रख दो, अगर आपको लोएस्ट ढूंढना है तो सबको पैरेलल में रख दो। तो इसको अगर हम यहाँ पे एज्यूम करके चलें, इसको मैं इसकी हिंट दे रहा हूं आपको, इसको रेजिस्टेंस मान के चलना R1, इसको R2, इसको R3 और इसको R4, ठीक है। तो इसका हिंट यहां पे आपको मिल रहा है, फॉर गेटिंग हाईएस्ट रेजिस्टेंस, अगर आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो यहां पे इस केस में आपको सीरीज कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा, यानी कि 1/R सिंपल R1 R2 R3 R4। अगर आपको फॉर गेटिंग लोएस्ट रेजिस्टेंस, अगर आपको रेजिस्टेंस लो चाहिए तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा, दैट इज 1/R1 1/R2 1/R3 1/R4। ये आपको आंसर रखना पड़ेगा यहां पे। R a piece of wire of resistance R। अब इसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे 100 होता तो हम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करते। तो अगर यहाँ पे इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पीस ऑफ वायर को, फॉर एग्जांपल 1, राइट। तो इसी के अकॉर्डिंग दूसरी हम लेके चलते हैं 2, हमें 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है 3, और ये हमारे पास 4,
और लास्ट में हमारे पास आती है 5। सो अगर इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो अगर सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पे 100 होता, तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड होता, तो ये कितना होता 20, ये कितना होता 20, ये भी 20 हो जाता। तो ये सभी जो हैं वो 20 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते, मतलब सबको ऐड करके कितना आना चाहिए था 100। लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो रेजिस्टेंस गिवन है वो R गिवन है, तो हमें ये देखना है कि रेजिस्टेंस R को हम कैसे कैलकुलेट करें। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो पहली वायर है उसका रेजिस्टेंस अब कितना हो जाएगा R डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 पार्ट्स में डिवाइड किया R को, क्योंकि 100 को अगर 20 से डिवाइड करते तो आपके पास बेसिकली आप उसको 5 से डिवाइड करते तो 20 आना था, है ना। तो यहाँ पे भी कितना आएगा R बाय 5, मतलब 5 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो R बाय 5 ही हम इसको कंसिडर करते हैं, R बाय 5। तो यहाँ पे भी आ गया जी आपका R बाय 5। अब हमारे पास वो कहता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन R डैश, उसको देख के चलते हैं। तो इसका जो रेजिस्टेंस है R बाय 5 पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि रेसिप्रोकल में लेके चलते हैं 1 डिवाइडेड बाय R बाय 5। इसको कंफ्यूजन में नहीं होना है बच्चों, आपने ये याद रखना है कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और अगर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो आप इसको मतलब डिवीजन में रख के चलोगे 1 बाय समथिंग करके, तो दूसरा भी आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय R बाय 5। तो इसी तरह थर्ड वाले का भी 1 डिवाइडेड बाय R बाय 5 एंड 1 डिवाइडेड बाय R बाय 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R बाय 5। तो अगर इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R डैश, 5 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 5 बाय R प्लस ये कितना आ जाएगा 5 बाय R प्लस 5 बाय R प्लस कितना हो जाएगा 5 बाय R और प्लस ये आ जाएगा 5 बाय R, क्योंकि 5 ऊपर चला गया। तो 1 बाय R डैश आपके पास आ जाएगा, नीचे सब कैल्शियम कॉमन आ जाएगा, दैट इज R, ऊपर आ जाएगा 5 प्लस 5 तो ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय R। लेकिन हमें तो R डैश की वैल्यू निकालनी थी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R डैश, दैट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ले लो, R ऊपर चला गया 25 आपका नीचे आ गया। तो अब हमें R डैश के नीचे, तो हमें जो रेशो पूछी है उसने वो रेशो देखनी है हमें। उसने जो हमें रेशो पूछी है स्टूडेंट को ये है कि रेशो उसने पूछी है R बाय R डैश की, ठीक है। तो रेशो R बाय R डैश निकालना है, यानी कि R ऊपर चाहिए और R डैश आपको नीचे चाहिए। हाँ जी, तो R अगर आपको ऊपर चाहिए तो आप लिख सकते हो यहाँ पे R, और R डैश आपको नीचे चाहिए यानी कि R डैश। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 ऊपर चला जाएगा, यू कैन राइट एज 25। तो पहले का जो करेक्ट आंसर रहेगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर इन द सर्किट। देखो इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट के केस में देखा जाए फॉर्मूला आई स्क्वायर आर होता है, बिल्कुल होता है। आई आर स्क्वायर ये नहीं होगा मेरे ख्याल से, वी इंटू आई भी होता है वी स्क्वायर बाय, तो ये फॉर्मूला जो है इलेक्ट्रिक पावर का नहीं होगा। 3 तरह के फॉर्मूले होते हैं, आई स्क्वायर आर भी होता है, वी इंटू आई भी होता है और वी स्क्वायर बाय आर भी होता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 पावर। तो 220 वोल्ट है, 100 वाट की पावर है। अगर 110 वोल्टेज पे रखा जाता है तो पावर उसने दोबारा से आपको पूछी है। तो वोल्टेज गिवन है, पावर गिवन है, ठीक है। वोल्टेज गिवन है और पावर गिवन है, बाद में उसने पूछा है आपसे पावर, तो पावर के लिए V।
तो फर्स्ट केस में स्टूडेंट हमारे पास वोल्टेज गिवन है, पावर गिवन है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास वोल्टेज गिवन है 220 वोल्टेज और हमारे पास पावर गिवन है 100 वॉट की पावर गिवन है, 100 वॉट की पावर ही गिवन है ऊपर, यस 100 वॉट की पावर गिवन है। तो हमें कैलकुलेट करनी है रेजिस्टेंस। तो पावर का फॉर्मूला रेजिस्टेंस के फॉर्म में क्या होगा, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो जी आर कैलकुलेट करना है आपको, तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर, वी स्क्वायर की वैल्यू 220 दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय पावर आपके जो आ रही है 100, जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 484 ओम इसकी यूनिट। अब उसने पूछा आपसे कि अगर आपको वोल्टेज दे दी जाए 110 की, तो पावर की वैल्यू पूछी है उसने, तो सिंपल, अब उसने आपसे पावर पूछी है, तो पावर का फॉर्मूला अगेन लिखेंगे वी स्क्वायर बाय आर। नाउ वोल्टेज जो आपको गिवन है 110 वोल्टेज और रेजिस्टेंस आपको जो गिवन है ऊपर गिवन है 184 ओम। तो स्टूडेंट सिंपल पावर इज इक्वल टू, तो वोल्टेज गिवन है 110 मल्टीप्लाई 110, नीचे आ जाएगा 484, कैलकुलेशन करके आप पावर यूनिट वॉट में आप आंसर दे देना, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ के से चलते हैं बेटा। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ, देखिए यहाँ पे आपको इक्वल लेंथ दी गई है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर है, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन इलेक्ट्रिक सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, रेशो ऑफ हीट प्रोड्यूस एंड पैरेलल इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये आपको उसने पूछा है। तो चलिए बात करते हैं, इक्वल लेंथ है और इक्वल डायमीटर है, तो रेजिस्टेंस दोनों के ऑलमोस्ट इक्वल ही होंगे और टाइम पीरियड भी बेसिकली फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे हीट का। तो हीट आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होती है, राइट। तो यहाँ पे अगर वोल्टेज की टर्म में देखा जाए तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो चलिए करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। दो कंडक्टिंग वायर्स हैं, सेम मटेरियल, इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर्स है और अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो बेसिक तो हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन में जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा चेंज रहेगा, सीरीज में अलग रहेगा, तो पैरेलल केस में अलग रहेगा। तो अगर आपको हीट निकालनी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो रेजिस्टेंस के। कैसे करेंगे इसको देखिए, दो कंडक्टिंग वायर्स हैं, ऐसे करके चलते हैं, यस। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा फोर्थ, यस ये फोर्थ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में सिंस two conducting wires of equal resistance, रेजिस्टेंस दोनों के सेम रहेंगे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो सीरीज का है दैट इज इक्वल टू आर प्लस आर इक्वल टू 2R। रेजिस्टेंस जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का है 1/R प्लस 1/R दैट इज इक्वल टू 2/R। तो आर पी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, दैट इज इक्वल टू R/2। तो हमें हीट का फॉर्मूला पता है, वी नो डैट हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। लेकिन हमारा बेसिक हीट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए रेजिस्टेंस के साथ। तो उसने रेशो पूछी है, रेशो जो उसने पूछी है वो आपसे ये पूछी है कि सीरीज और पैरेलल की, ठीक है।
तो बेसिकली आपको यहाँ पे हीट सीरीज की और हीट पैरेलल की, तो इसका डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस सीरीज का, रेजिस्टेंस पैरेलल का। सीरीज के केस में आ रहा है 2R और उसके केस में आपको आ रहा है R/2, सो दैट इज R/2। R से R कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4:1। इसका मतलब हीट जो रेशो आ रही है 4:1 आपका आंसर आ रहा है। चेक कर लेते हैं इसको एक बार, हमारा आंसर 4:1 ही है, तो ये आपका हीट के अकॉर्डिंग आंसर है। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं इसको। वैसे तो स्टूडेंट सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का पूछा तो 4/1 आना चाहिए सीरीज और पैरेलल में। तो पहले सीरीज है और पैरेलल है, तो उसने आंसर दिया 1:4। तो अगर आप इसको 1:4 कैसे कर सकते हो, अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दो, अगर आप पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन को ऊपर रख लो, अगर सपोज करो आप यहाँ पे ये रख लो कि हीट आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन में और हीट आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे। हाँ जी, अभी मैं आप कर रहा हूँ, तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब आपकी वॉइस मुझे सुन सकती है स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में बेसिकली जो है उसने पूछा था हीट, कि दोनों की हीट की रेशो कितनी आ रही है। देखो जी, सीरीज में जो हीट की रेशो आ रही है वो आ रही है 2R। पैरेलल केस में कितनी आ रही है 1/R + 1/R, दैट इज 2/R। तो जब RP को ऊपर लेके जाना है, रेसिप्रोकल करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, R नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस। अब उसने हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I² R × T। तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। तो दोनों के रेजिस्टेंस की रेशो निकाल ली, R से R कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, 4/1, आंसर इज 4:1। बट स्टूडेंट अगर उसने HP को ऊपर रखना है, HS को नीचे रखना है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 1:4 आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? हाँ जी भूमि, अब थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है? यस सर। वॉइस आपको? आशुतोष? यस सर। ओके, पुष्पिंदर, अनुष्का? सर यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। So question number 5, how is voltmeter connected in circuit to measure the potential difference between the 2 points? Remember, it is always connected in parallel. तो ये हमेशा किस में कनेक्टेड होगा, पैरेलल में। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। अ कॉपर वायर हैज ए डायमीटर 0.5 मिलीमीटर, रजिस्टिविटी गिवन है, लेंथ उसने पूछी है, रेजिस्टेंस 10 ओम है। कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा अगर डायमीटर उसका डबल कर दिया जाए? तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे टिपिकल आ रहा है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखना है कि डायमीटर 0.5 मिलीमीटर है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए।
सबसे पहले तो डायामीटर लिख लेते हैं यहाँ पे, डायामीटर ऑफ वायर। जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं वो साथ के साथ इस क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर लें। डायमीटर ऑफ वायर आपके पास आ रहा है, डायमीटर ऑफ वायर है दैट इज 0.5 मिलीमीटर आपके पास डायमीटर आ रहा है, ठीक है। तो इसको रेडियस में, इसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.5 इंटू 1/10 सेंटीमीटर, है ना। तो 0.5 इंटू 1/10 1/100 मीटर आ गया, ठीक है। तो जी ये आपके पास आ गया 5/10 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 1/100 मीटर आ गया। तो आप इसको कह सकते हो 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। ये आपके पास यहाँ पे आ गया कि 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। तो ये तो हमारे पास आ गया डायमीटर। तो अगर हम ये बेसिकली इसको डायमीटर लिख के चलते हैं, तो अगर हम रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमारा रेडियस कितना आ रहा है, तो 5/2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मीटर, ये आप ऐसे लिख सकते हो। इसको अगर और लिखना है वैसे तो सिंपल ऐसे लिख लो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमें रजिस्टिविटी दी गई है, यहाँ पे रजिस्टिविटी दी गई है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। तो रजिस्टिविटी यहाँ पे गिवन है आपको, दैट इज रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी गी दी है आपके यहाँ पे रो, विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है जी। ये आपको रजिस्टिविटी दी गई। उसने पूछा है कि रेजिस्टेंस आपको गिवन है 10, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस गिवन है दैट इज 10 ओम। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले रेजिस्टेंस का। हमें पता है कि रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। हमें बेसिक जो ढूंढना है वो एल की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। हमें एल की वैल्यू ढूंढनी है। तो एल निकालने के लिए क्या करेंगे, एल को तो यहीं पे रखेंगे, रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एरिया, डिवाइडेड हो जाएगा रेजिस्टिविटी। इट मीन्स रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कुलर आगे से सर्कुलर होती है वायर, दैट इज πr² अपॉन कितना हो जाएगा, रो। तो अगर आप यहाँ पे लेंथ निकालना चाहते हैं तो आपको सिंपल लेंथ निकालने के लिए रेजिस्टेंस गिवन है 10, पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.14 मल्टीप्लाई आपका जो रेडियस आ रहा था दैट इज 5/2 इंटू 10⁻⁻⁴ स्क्वायर, यही आ रहा था आपका, ठीक है। और नीचे आपको रजिस्टिविटी वो भी आपको दी है यहाँ पे। तो इस केस में जो आपकी रजिस्टिविटी आ रही है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁸ ये चीज़। तो अब कई बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ से कैलकुलेशन नहीं होती, इस कैलकुलेशन को हम कैसे करें, बहुत डिफ़िकल्ट है। हाँ भाई डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन हमें मार्क्स लेने हैं, वो भी तो हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो कैलकुलेशन कैसे करनी है वो भी आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसको हम कैंसिल कैसे करें, कैलकुलेशन वगैरह इसकी प्रॉपर कैसे की जाए, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 3.14 ही लेके चलेंगे, राइट। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। लेंथ सबसे पहले यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 314 बाय 100 मल्टीप्लाई 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर हो जाएगा 4 2 ज़ा -8।
तो 1.6 इंटू 10⁻⁻8, इसको लिख सकते हैं 116/10 इंटू 10⁻⁻8। नेक्स्ट स्टेप, यहीं से हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जीरो जो है उनको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो जीरो थी उस जीरो को यहाँ इस जीरो से कैंसिल, ठीक है जी। ये 10 थी, एक नीचे 10 है, उसकी पावर 1 थी, तो जो जो जीरो कैंसिल होती जा रही है उसको हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे एक ख़त्म हो गई है, एक जीरो रह जाएगी, राइट। अगर आप चाहो तो ये 10 से ये 10 भी आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो ये और ये 10 भी आपके कैंसिल हो सकते हैं। कौन कौन से? एक ये वाला 10 और एक ये वाला 10, ये आपने कैंसिल कर दिए। तो उसके अकॉर्डिंग अब आपके पास यहाँ पे रह जाता है 314, तो इसको नीचे लिख लेते हैं, लेंथ। ये आपके पास बच गया 314 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई 25/4 इंटू 10⁻⁻8। यहाँ पे आगे नीचे भी 10⁻⁻8 की था, वो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, लेकिन ये सॉरी इस पे नहीं जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, राइट। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं कि 157 को मल्टीप्लाई अगर आप करो 25 के साथ, तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास आता है यहाँ पे 3925 करके, और अगर उसको डिवाइड करते हैं, नीचे 32 आ रहा है, यानी कि 3925 को डिवाइड करते हैं 32 के साथ, तो आंसर आ रहा है 122.6। आंसर जो आ रहा है 122.6, बिल्कुल ठीक है आंसर। तो ये आपके पास आंसर आ गया 122.7 लगा लो, क्योंकि राउंड फिगर करके हो जाएगा। उसने एक नेक्स्ट पोर्शन में हमें ये कहा है कि डायमीटर जो है वायर का वो डबल कर दिया गया है, और तब बताओ कि रेजिस्टेंस आपका कितना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। This question, since resistors are connected in series, तो रेजिस्टेंस जो रखे हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में रखे हैं, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इन दिस केस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4, 0.5 एंड 12 ओम इक्वल टू, ये टोटल रेजिस्टेंस जो हमारे पास बन रहा है दैट इज 13.4 ओम। तुम्हारे पास टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू 13.4 ओम रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज कितनी गिवन है 9 वोल्ट हमारे पास गिवन है। बेसिकली हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो करंट कैलकुलेट करने के लिए V डिवाइडेड बाय R, तो V हमारे पास है 9 और ये हमारे पास रेजिस्टेंस है 13.4, इसको कैलकुलेशन करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 0.67 एम्पियर। अब स्टूडेंट उसने पूछा है कि 12 ओम के अराउंड कितना करंट फ्लो होगा, तो हम ये लिखेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज combination current
रिमेन, तो सीरीज में है करंट क्या रहेगा, करंट रिमेन सेम, तो करंट सेम रहेगा, सो 0.67 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू 12 ओम रजिस्टर। तो ये आपका रिजल्ट होगा। मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज हमें इस क्वेश्चन को खत्म करना है, सभी क्वेश्चन को फिनिश करना है। हाउ मेनी 176 रजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 2 वोल्टेज लाइन। तो ठीक है, उसने हमसे ये पूछा कि कितने 176 पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको चाहिए ताकि एक तरह से हम उनको इतना करंट दे सकें और वोल्टेज दे सकें। ठीक है, तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। क्वेश्चन नंबर 10 को एग्जाम में आपने कैसे सॉल्व करना है वो उसका मेथड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ऐसा रजिस्टर्स है, ये सपोज कीजिए आपका 176 ओम का रजिस्टेंस है। अब हमें नहीं पता कितने सारे हैं, देखो 2 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं, 2 करोड़ भी हो सकते हैं, पता नहीं कितने सारे रेजिस्टेंस हैं, है ना। तो हमने क्या करना है, इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखना है, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करते थे 1/r पैरेलल, है ना, ऐसे। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 1 बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू भर दो, कितने 176, दूसरा भी कितनी वैल्यू का है, वो भी 176 का है पैरेलल में, तीसरा भी कितने का है 176 है, वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। कर करा के हम कितने टाइम्स तक ले जाएंगे, n टाइम्स तक हम यहाँ पे ले जाएंगे। तो जी यहाँ पे 1/r इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर n आ जाएगा क्योंकि n टाइम्स है, नीचे वैल्यू कितनी आ रही थी 176 आ रही थी। तो r की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल करके ऊपर आ गया 176 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया n। तो अब हमारे पास r की वैल्यू आ गई 176 डिवाइडेड बाय n। तो अब हम यहाँ पे r की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू v अपॉन i। तो हमें जो n निकालने का मेथड से मतलब था, राइट। अब यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी होगी, यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यूज ऑफ r v एंड, हम वैल्यूज पुट करने वाले हैं r की वैल्यू आ रही है 176 डिवाइडेड बाय n। वोल्टेज गिवन है जी आपको 220 वोल्टेज डिवाइडेड बाय 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 176 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 220, तो 176 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 220 सॉल्व करके आपको यहाँ पे आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया है, हम फटाफट मूव करें नेक्स्ट की तरफ। स्टूडेंट्स रिप्लाई फास्ट कीजिए, थोड़ा फास्ट कीजिए। ये आंसर, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हो तो दोबारा समझाएं, बट आप रिप्लाई थोड़ा जल्दी करिया करो। सर हो गया। हाँ जी, गर्ल्स आप बताइए फटाफट। आशुतोष, देखो आपका रिप्लाई नहीं आता है तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। यस स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया, 1 बाय 1 बताइए क्विक फास्ट। यस सर, हो गया। अब देखो रे अपना अनुष्का और पुष्पिंदर, इनका कोई रिप्लाई नहीं है। सर हो गया क्लियर। अनुष्का, क्वेश्चन नंबर 11, show how you would
कनेक्ट द 3 रजिस्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। हमारे पास 3 रजिस्टर है सॉरी, हर एक 6 ओम का है। उनको कैसे कंबाइन किया जाए कि आपके पास रजिस्टेंस एक बार 9 ओम आ जाए, दूसरा आपका 4 ओम आ जाए। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि आप उसको कैसे कनेक्ट करोगे कि एक बार आपके पास 9 आ जाए और दूसरी बार आपके पास कौन सा आ जाए, 4 ओम आ जाए। ठीक है, तो ये भी ठीक है कि अगर आपको 4 ओम लेके आना है या आपको 9 ओम ही लेके आना है, तो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, पहले में 9 ओम लेके आना है, दूसरे में 4 ओम। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 11, राइट। तो थोड़ा सा नीचे लेके तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है हमारा 11। सो बेसिकली हम 3 रजिस्टर्स मान के चलेंगे। R1 वो भी 6 ओम का है, जो R2 की वैल्यू है वो भी आपकी 6 ओम की है, और जो R3 की वैल्यू है वो भी आपकी 6 ओम की ही है। अब आपको इस तरह से कॉम्बिनेशन रखना है कि आपका आंसर पहले केस में 9 आ जाए। सो अगर हम 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल रखें, एक को सीरीज में रखें, तो let us combine R2 and R3 in parallel combination। तो हम उनको एक तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेके चलते हैं। तो चलिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में आप लिख सकते हैं उनको 1/RP, तो दैट इज इक्वल टू 1/6, 1/6। तो ये कितना हो जाएगा, 2/6, दैट इज इक्वल टू 1/3। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, आरपी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। हाँ जी, बिल्कुल सही। नाउ R1 and now R1 and RP are connected in सीरीज। तो आपके पास R1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 6 और RP की वैल्यू 3। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा आपके पास कर आके 9 ओम रजिस्टेंस। तो पहला पार्ट तो हो गया। अब हमें बनाना है 4। तो 4 बनाने के लिए अगर 2 को सीरीज में लेके चलें और उसके साथ पैरेलल कर दें, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। सेकंड केस में अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाना चाहते हैं, सेकंड केस में करके देखते हैं कि सेकंड केस में R1 and R2 connected in सीरीज। तो आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस कितना आएगा, RS इजिकल टू R1 प्लस R2। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 6 प्लस 6, दैट इज 12 ओम। नाउ RS and R3 connected in parallel combination। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज
1/RP एंड यू कैन राइट एज 1 सीरीज वाला, पैरेलल रख दिया हमने 1/3 के साथ, तो सीरीज वाले की वैल्यू आ रही है 1/12, यहाँ पे आ रही है 1/6, एचएम लिया नीचे, यहाँ पे 12, ऊपर आएगा 12, सॉरी ऊपर आएगा 1, सॉरी यहाँ पे आएगा 2, सॉरी ऊपर तो आ जाएगा 1 + 2, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3/12, आंसर होके हमारे पास यहाँ पे आ गया 4। तो यहाँ पे हमारे पास 1/RP की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 1/4, और डिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा आंसर 4। तो हमारे पास 4 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Several electric bulbs designed to be used on a 2 to 0 volt electric supply line are rated 10 watt. How many lamps can be connected in a parallel with each other across the two wires of 2 to 0 volt line if the maximum allowable allow जो यहाँ पे आपको हो रही है करंट 5 एम्पियर का। तो चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत ही पेशेंस और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, तभी आपको ये थोड़ा बहुत क्लियर होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं जो कि 220 वोल्ट के हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करते हैं, 220 वोल्टेज का उन्होंने रख दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे वो कह रहा है कि हाउ मेनी बल्ब्स, हाउ मेनी लैम्प can be connected in a parallel with each other across the two wires of 2 to 0 volt line if the maximum allowable current 5 एम्पियर का है। तो क्वेश्चन को बार बार हमें स्टडी करना है कि क्वेश्चन में यहाँ पे आपको कहा किया गया है कि सबसे पहले कुछ इलेक्ट्रिकल बल्ब हैं जो कि 220 वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लाइन के साथ कनेक्टेड हैं, और उनके पावर कितनी है 10 वोल्ट की। कहता है लैंप भी लगाने हैं साथ में पैरेलल कॉम्बिनेशन में विद ईच अदर अक्रॉस द टू वायर्स ऑफ 2 to 0 वोल्ट लाइन सप्लाई है आपकी इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट 5 एम्पियर का आपका रहेगा। तो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो पहले तो आपको जो बल्ब दिए गए हैं उसकी आपको पावर भी दी गई, करंट भी दिया गया, तो वोल्टेज भी गिवन है और करंट भी गिवन है। ठीक है, तो करंट गिवन है, वोल्टेज गिवन है, सिंपल आपको पावर आप कैलकुलेट कर सकते हो, और आपको एक जो लैंप है, जो एक लैंप है उसकी पावर दी गई है। ठीक है, कि एक लैंप की आपको पावर दे दी, तो मैक्सिमम पावर आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सुनिए, कुछ इलेक्ट्रिकल बल्ब आपको 220 वोल्ट की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ रही है वहाँ के साथ आपको कनेक्ट करने हैं, और उनका जो पावर का रेट रखा गया है 10 वॉट हर एक बल्ब का है। कितने सारे लैंप हो सकते हैं आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखने हैं आपने, और करंट गिवन है, वोल्टेज गिवन है। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपको वोल्टेज गिवन है यहाँ पे 220 वोल्ट, ठीक है जी, और करंट आपको गिवन है यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट गिवन था। अब पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। वोल्टेज गिवन है आपको 220, करंट आपको गिवन है 5, आंसर हो गया आपका 110 वॉट। तो आपको नंबर ऑफ लैंप या बल्ब पता करने हैं, तो ये कैसे निकलेंगे, मैक्सिमम पावर डिवाइडेड बाय पावर ऑफ वन लैंप। जो मैक्सिमम पावर है वो हमारे पास आ रही है 1100 वोल्ट, और जो पावर एक लैंप की आपको गिवन है 10 वोल्ट।
तो वोल्ट से वोल्ट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, आंसर आपके पास कितना आ गया? 110। वो द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए अनुष्का, आप पढ़िए। अ हॉट प्लेट हाँ जी अनुष्का, क्वेश्चन पढ़िए। आशुतोष आप पढ़ दीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। A hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coils A and B, each of 24 volt resistance. Each may be used separately in series or in parallel. What are the current three cases? A hot plate of electric oven connected to 220 volt line has two resistance coil A and B। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13। तो हमारे पास जो कॉइल ए है, सपोज कीजिए कॉइल ए, और ये है हमारे पास कॉइल बी। भाई देखो, इसका रेजिस्टेंस भी हमारे पास 24 ओम का है और इसका रेजिस्टेंस भी हमारे पास 24 ओम का गिवन है। अगर फर्स्ट केस हम देखें, केस 1, तो उसकी केस में हम सिंपल वैल्यूज निकाल सकते हैं करंट की। करंट का फॉर्मूला होता है V/R, तो सिंपल निकल जाएगा। वोल्टेज है 220, करंट है, सॉरी रेजिस्टेंस है यहाँ पे 24। जो केस 2 बनेगा, यहाँ पे लिखते हैं। केस सेकंड में टू कॉइल्स इन सीरीज, जब उनको सीरीज में रखा गया तो सीरीज के लिए रेजिस्टेंस आपको पता है, कैलकुलेशन करने के लिए कितना करेंगे? 24 + 24, दैट विल बी 48। तो करंट निकालना बहुत इजी है, 220 वोल्टेज डिवाइडेड बाय 48। केस थर्ड, इस केस में हमने टू कॉइल्स जो ये हैं हमारे पास इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब 1/RP 1/R1 + 1/R2, दोनों ही 1/24 + 1/24। तो ये आपके पास आ जाएगा 2/24। आंसर कितना आ जाएगा? 1/12। हाँ जी, तो 1/12 आ गया, तो आरपी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? दैट इज इक्वल टू 12 ओम। तो आपको क्या निकालना है? करंट। करंट निकालने के लिए फिर वही वोल्टेज डिवाइडेड बाय 12, ये आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हमने ग्राफ प्लॉट किया, तो ग्राफ में वोल्टेज, तो उसको हम कैलकुलेशन में कर सकते हैं। वेट, तो यहाँ से अगर सिंपल वैल्यू भी देखते हैं तो हमारे पास आ रही है यहाँ पे 10, और यहाँ पे आ रही है हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग। तो ये आ रही है आपकी 3.4, सॉरी, है ना। तो 10 में से माइनस कर देते हैं 3.4 को, तो आपके पास आंसर आ गया 6
6.6। इसी तरह अब फाइंड करते हैं ए बी की वैल्यू। तो जो ए बी की वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है, यहाँ पे देखिए बी के पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 1, और ए के पास वैल्यू आ रही है 3, यानी कि 3 माइनस 1 दैट इज 2। अब आपको निकालना है यहाँ पे स्लोप, आपको निकालनी है स्लोप। स्लोप निकालने का मेथड क्या होता है, ए बी परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर आपके पास ए बी है और बेस कितना है आपके पास बी सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, दैट विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 6.6। तो आंसर इज 1.3.3। तो ये आपके पास एक तरह से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.3 ओम। इस क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। जो मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया उसमें से ए बी और बी सी की वैल्यू निकाल दी। मैंने देखा बी पॉइंट, देखो बी का पॉइंट देखो, ये कौन से पॉइंट पे है, 10 पॉइंट पे है। सी कौन से पॉइंट पे है, 3.4 वाले पॉइंट पे है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, मुझे बी सी की वैल्यू आ गई। अब इस तरह ए बी फाइंड करना है, बी आपका कौन से पॉइंट पे था, बी आपका 1 पॉइंट पे है, ये 1 पॉइंट पे है, ये आपका कौन से पॉइंट पे है, 3 पॉइंट पे है। दोनों को सब्ट्रैक्शन किया, आपके पास दूसरी वैल्यूज आ गई। तो इसको कैलकुलेशन करके आप स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप निकालने के बाद आपको आर की वैल्यू निकल जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? कोई बात नहीं, आप बोल लो, रिकॉर्डिंग में एडिट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा सबको? सर हम ए बी, जैसे आपने ए 0.5 क्यों नहीं लिया? ए बी 0.5 नहीं, एक्चुअली देखो ना, हमारे पास जो b की वैल्यू कहाँ पे कट आ रही है, b की वैल्यू हमारे पास कहाँ पे आ रही है, 1 के पास आ रही है ना, तो इसीलिए हमने वो चीज़ नहीं ली। 0.5 तो यहाँ पे आ गया इस पॉइंट पे, ठीक है। ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो आपको गर्ल्स यहाँ तक समझ आ गया है? यस। आशुतोष? है? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आशुतोष। When a 12-volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2 point ampere in the current in the circuit. Find the value of the resistance of the resistor. ओके, सब बोल दिया। तुम्हारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसमें हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रजिस्टर, देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द रजिस्टर। तो हमें रजिस्टर्स की जो वैल्यू ढूंढनी है उसके लिए बहुत सिंपल मेथड रहेगा यहाँ पे। तो बेसिकली जो यहाँ पे हमें करना है वो ये है कि वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है ना। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8, देखिए हमारे पास वोल्टेज कितनी गिवन है, वोल्टेज हमें गिवन है यहाँ पे 12 वोल्ट, और करंट जो हमें यहाँ पे गिवन है दैट इज 2.5 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, बिकॉज आपने मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट किया। अब सिंपल फॉर्मूला लगा दिए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आई करके, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ तक सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है? तो पहला जो केस है स्टूडेंट वो कुछ ऐसा है कि आपके पास 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बना लेते हैं। हमारे पास 6 वोल्ट की बैटरी है,
और यहाँ पे दो रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं यहाँ पे इस साइड पे, एक यहाँ पे ऐसा है और एक यहाँ पे ऐसा है। ये हमारे पास दो रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं, यानी कि ये हमारे पास 1 ओम का है और ये हमारे पास 2 ओम का है। तो वोल्टेज जो हमारे पास है यहाँ पे हमारे पास है 6 वोल्टेज की बैटरी। तो यही क्वेश्चन में गिवन है कि 6 वोल्टेज की बैटरी है और वो सीरीज कॉम्बिनेशन में। हमें पता करनी है पावर। देखिए हमें एक सिंपल सी बात में हमसे पूछी गई है पावर। तो बेसिकली हमें पावर यहाँ इस पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है, पावर कैलकुलेट करनी है। चलिए करते हैं। सबसे पहले तो करंट निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट सेम रहेगा, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। वोल्टेज कितनी गिवन है, 6 वोल्टेज की गिवन है। आप करंट निकाल सकते हैं, करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V/R। वोल्टेज गिवन है यहाँ पे 6, रेजिस्टेंस गिवन था 3, आंसर कितना आएगा 2 एम्पियर। नाउ करंट रिमेन सेम इन सीरीज। जो करंट होगा वो तो सेम ही रहेगा, हमें सबको पता है कि करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहता है। तो यहाँ पे पावर निकाली जा सकती है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I² × R। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? पावर यहाँ पे लिखेंगे नाउ, सो पावर अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर। जो पावर कहाँ पे निकलेगी, 2 ओम रजिस्टर के आसपास। तो करंट कितना है 2, रेजिस्टेंस भी कितना है 2, तो पावर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा के कितना आ जाएगा, 8 वोल्ट की पावर आपके पास आ रही है। ये तो फर्स्ट केस का कॉम्बिनेशन हुआ। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सर आ गया समझ। भूमि, आशुतोष, अनुष्का, आपको नहीं आया? क्या समझ में? ओके, चलिए सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस में, केस सेकंड, 4 वोल्ट की हमारे पास बैटरी है और ये हमारे पास 4 वोल्ट की बैटरी हमारे पास इस तरह से रख दी हमें। ये रेजिस्टेंस पोज कीजिए, 1 ओम का रेजिस्टेंस है और ये कितना है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हमें पता है कि नाउ वोल्टेज रिमेन सेम इन कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वोल्टेज जो आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पावर का फॉर्मूला लग सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे भी हम, पावर अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर। तो जो पावर का फॉर्मूला है स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू V²/R। V की वैल्यू सेम रहेगी, 4 × 4, रेजिस्टेंस कितने का है 2। तो इस केस में पावर आपकी सेम रह रही है, तो यहाँ पे सॉल्व करके आंसर कितना आ जाएगा, 8 वोल्ट आंसर। करंट का फॉर्मूला होता है पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। पहले केस में करंट I1 मान लीजिए, पावर P1 मान लीजिए, वोल्टेज तो आपको पता है सेम रहेगी। नेक्स्ट केस में आपको करंट I2 मान के चलना है, पावर आपकी P2 ही रहेगी, सॉरी पावर P2 रहेगी और वोल्टेज सेम ही रहेगी यहाँ पे एज इट इज।
तो फर्स्ट केस में करंट I1, पावर आपके पास गिवन है, ऊपर चेक कर लेते हैं कितनी गिवन है, 100, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय वोल्टेज गिवन है 220। नेक्स्ट केस में आपके पास पावर गिवन है 60, वोल्टेज आएगी 220। तो अगर आपको करंट एग्जैक्ट पता करना है तो दोनों का +1 बेसिकली प्लस करके दोनों करंट्स को, तो यानी कि 100/220 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 220, ऊपर आ जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 220, 0 से 0 कैंसिल, 16/22। तो 16/22 को जब हम डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्ट जो हमारे पास आंसर आता है, तो 16 डिवाइडेड बाय 22 को आंसर करके 0.72, तो 0.72 अप्रॉक्सीमेटली 3 आ सकता है, 0.73 मान लो, क्योंकि अप्रॉक्स करके यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आंसर आपका 0.73 एम्पियर का करंट आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच यूजेज मोर एनर्जी, 250 वॉट टीवी जो कि 1 आवर के लिए यूज किया गया। चलिए डाटा साथ के साथ लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का डायग्राम भी हमने यहाँ पे इसको कंसिडर करके चलना है। तो पहले टीवी को सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए, साथ में ये टोस्टर भी लेके चलते हैं। ओके, हमारे पास जो डाटा है वो देखते हैं। तो 250 वॉट का टीवी 1 आवर के लिए सेट किया गया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले। तो इस टीवी की जो वोल्टेज है, तो 250 वॉट इसकी पावर है, ये होगी इसकी पावर। कितने, बेसिकली 1 आवर के लिए चल रहा है, तो आप इसको कह सकते हो सेकंड में अगर लेके चलें, 1 आवर में हमें पता है कि 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, दैट इज़ 1 आवर। तो चलिए इसकी पावर, यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है, और उसने पूछा है हमें बेसिकली हीट। तो अगर हमें हीट निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन में जो उसने पूछा हमसे एनर्जी, तो हमें पता है कि एनर्जी अगर हमें निकालनी है तो एनर्जी निकालने के लिए हमें पावर मल्टीप्लाई टाइम करना पड़ेगा। पावर जो यहाँ पे दे रखी है दैट इज इक्वल टू 250 वॉट मल्टीप्लाई टाइम जो दे रखा है 3600 सेकंड का दे रखा है। तो इसको सॉल्व करके आपकी एनर्जी आ जाएगी। आप इसको लिख सकते हैं 220 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकेंड। तो 25 को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 36 के साथ तो ये आ जाता है 900। तो यानी कि 900 इंटू 10⁻³ यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड, और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10⁵ सेकेंड। वही स्टूडेंट अगर यहाँ पे आप लेके चलते हो एक इलेक्ट्रिक टोस्टर, तो उसकी पावर हमें देखनी है। पावर यहाँ पे गिवन है आपको 1200 वॉट और 10 मिनट आपको यहाँ पे टाइम गिवन है। तो नेक्स्ट केस में जो इलेक्ट्रिक टोस्टर है उसकी पावर गिवन है और टाइम गिवन है। चलिए पावर देखते हैं 1200 और टाइम गिवन है 10 मिनट। देखिए पावर कहते हैं इसकी ज़्यादा है, यानी कि 1200 वोल्ट पावर है इसकी, और टाइम कितना लगा रहा है ये 10 मिनट का, तो ये टाइम लगा रहा है, यानी कि 10 इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो कितना आंसर आ गया 600 सेकंड का यहाँ पे टाइम लगा। इसके केस में हम देखते हैं
एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई। हमें पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट हमारे पास पावर, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो पावर यहाँ पे गिवन है हमारे पास 1200 और टाइम हमारे पास गिवन है 600। तो 72 इंटू 10⁴ हमारे पास यहाँ पे वॉट सेकंड, यहाँ पे आंसर आ गया, यहाँ पे भी वॉट आना था। तो बेसिकली जो पावर देखा जाए वो टीवी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा क्योंकि 10⁵ है यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली अगर लिखते हैं तो कितना आता है 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया वॉट सेकंड। यहाँ पे जो आपके पास आ रहा है दैट इज 72 1 2 3 4 आपके पास वॉट सेकंड। तो ये आपके पास एक तरह से फॉर्मूला आ जाएगा। तो किसकी पावर ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे 7,20,000, यहाँ पे आ रही है 9 लाख। तो इससे साफ आंसर आ रहा है कि एनर्जी कंज्यूम्ड टीवी में ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे करेंगे टीवी कंज्यूम मोर एनर्जी, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 17, electric heater of resistance 8 ohm draw 15 ampere from the service main 2 hours. Calculate the rate at which the heat is developed in heater. तो आपने बेसिकली जिसमें हीट आपकी डेवलप हुई ये आपने कैलकुलेट करना है। तो करंट गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी है कि क्या रेट हो सकता है यहाँ पे जिसमें वो बेसिकली कंज्यूम हो रही है पावर उसकी। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमें करंट के साथ साथ करंट गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है, तो हमें बेसिकली कैलकुलेट करनी है पावर यानी कि रेट बेसिकली। तो ठीक है, रेट एट विच द हीट डेवलप इन हीटर, वो बेसिकली फॉर्मूला जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 2 आवर्स में उसने दे दिया, वो तो चलो कोई बात नहीं है। हमें बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज़ करना है इस क्वेश्चन में 16 वाले में, वो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, क्योंकि आप ये देखो ना हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी, यही होता है। अब हीट को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। इसको क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए ताकि आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉ 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन 2 आवर्स, कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट इज डेवलप इन द हीटर। तो करंट गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है और आपको यहाँ पे पता करना है कि कितनी हीट प्रोड्यूस हो पा रही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे हम बात करें अगर, तो हमें पता है कि हीट, चलिए फॉर्मूला बनाते हैं यहाँ पे। इसको स्टार्ट करने से पहले यहीं पे एक फॉर्मूला यहाँ पे बन सकता है। यहाँ पे अगर हम हीट का फॉर्मूला बनाते हैं दैट इज आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो अगर हम हीट को टाइम से डिवाइड कर दें वो आ जाएगा हमारा आई स्क्वायर इंटू आर।
अगर हीट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा बेसिकली आ रहा है वर्क डन, तो सॉरी बेसिकली पावर आ रही है, ठीक है, पावर आ रही है, तो इसका मतलब रेट हमारे पास आ रहा है जिसमें आपकी हीट प्रोड्यूस हुई। तो बेसिकली हमें क्या निकालनी है, हमें निकालने है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। आपके पास आई की वैल्यू गिवन है, आपके पास आर की वैल्यू गिवन है, आप वैल्यूज पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब कुछ थ्योरेटिकली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Why tungsten used almost exclusively for filament of electric lamps? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं टंगस्टन देखने में कैसा है, मतलब कैसे उसकी स्ट्रक्चर है टंगस्टन की, तो यहाँ पे पुट भी कर लेते हैं हम टंगस्टन। ओके, सो दिस इज अ टंगस्टन। स्टूडेंट मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताऊं कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, पिघलता नहीं है बहुत जल्दी, इसको जितना मर्जी आप हीट कर लो, तभी बल्ब के फिलामेंट में ये यूज़ होता है, क्योंकि बल्ब ने क्या होना है, जलते रहना है सुबह से लेकर शाम तक, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करनी है, तो इसके लिए टंगस्टन यूटिलाइज होता है बल्ब के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पहले का आंसर ये लिखेंगे कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, इसके लिए इलेक्ट्रिक लैंप में यूज़ होता है एज ए फिलामेंट। वाई कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर डिवाइसेस लाइक ब्रेड टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन्स, वो अलॉय के क्यों बने होते हैं, प्योर मेटल के क्यों नहीं बने होते? इसका सिंपल सा आंसर हम यहाँ पे ये दे सकते हैं, सिंपल सी बात नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो प्योर मेटल है और एलॉय है, प्योर मेटल के केस में इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, सॉरी प्योर मेटल की नहीं, दैट्स इज एलॉय। तो प्योर मेटल के केस में इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा लो है, इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो हाई रेजिस्टिविटी होने के कारण अलॉय की ये यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, बस आप इतना लिख दीजिए, हाई रेजिस्टिविटी है तो हाई टेम्परेचर पे भी ऑपरेट हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। बाय द सीरीज अरेंजमेंट नोट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट, सीरीज अरेंजमेंट में आपको वोल्टेज हर एक केस में डिफरेंट मिल जाती है जबकि करंट सेम रहता है। अगर वोल्टेज डिफरेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डिक्रीज भी हो सकता है करंट। तो सीरीज केस में आपको डोमेस्टिक सर्किट पैरेलल में रखे जाते हैं, क्यों? क्योंकि करंट डिवाइड हो जाए, अगर एक में से ज़्यादा करंट आ गया तो दूसरे अप्लायंस को नुकसान ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कैसे वेरी करेगा? हमें पता है कि हमने पहले भी किया टॉपिक कि जो रेजिस्टेंस है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो एरिया के बढ़ने से स्टूडेंट आपकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूज्ड एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन? क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, तो इसके लिए इसको हम वायर्स वगैरह में जो है वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इनफ फॉर टुडे लेक्चर्स। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस में कीजिए ताकि आपको अच्छे से एक तरह से मतलब आपके माइंड में सेटअप हो सके और एग्जामिनेशन में अगर आ भी जाते हैं तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें।